हेलो स्टूडेंट्स, आज एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट में जो पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहली जो चीज़ आप पढ़ेंगे वो है ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर। ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर, वैसे पहले भी एक बार मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ, वापस से रिपीट करते हैं इसको आज, कि कोई मैटर या कोई पार्टिकल वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर सकता है या नहीं, ये बात हो रही है। और इसके लिए हमें बात करना है डी ब्रॉगली रिलेशनशिप की। क्या बताया हुआ है डी ब्रॉगली ने, चलिए उसकी बात करते हैं। डी ब्रॉगली ने एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन, according to Planck's equation E is equal to h nu, and according to Einstein equation E is equal to mc square। कंपेयर कर दें हम तो h nu is equal to mc square, और हम जानते हैं कि nu is equal to c by lambda, तो h c by lambda is equal to mc square. So lambda will be what? Lambda will be h upon mc. What is c? c is speed of light, और velocity भी बोल दें हम केमिस्ट्री में तो दोनों चीज चल जाती हैं। तो जब आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं, फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। मींस v इज इक्वल टू c। c को यहाँ पर v से रिप्लेस यदि कर देता हूँ तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ये एक रिलेशन मेरे पास बनता है और इसे कहा जाता है डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये कहलाता है डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। एम वी मास इंटू वेलोसिटी, और मास इंटू वेलोसिटी क्या लिखा जा सकता है? मोमेंटम। तो एम वी को मैं पी भी लिख सकता हूं, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, या प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी। इज इट क्लियर? तो आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे कह सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, वेवलेंथ ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम, हम ऐसा भी इसे कह सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या बात हम लोगों को पता पड़ी? इससे जो बात हमें पता पड़ी वो ये है कि वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ वेव का कैरेक्टरिस्टिक है, और मोमेंटम जो है, मोमेंटम किसका कैरेक्टरिस्टिक है? पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे ये वेव और पार्टिकल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, और वेव और पार्टिकल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, मतलब क्या बता रहा है? ड्वेल बिहेवियर। यानी कहीं कोई पार्टिकल यदि वेव होना चाहता है, कोई पार्टिकल यदि वेव होना चाहता है तो उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के वो पार्टिकल क्या हो पाएगा? वेव हो पाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना? तो ये है डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, बहुत ही बढ़िया इससे न्यूमेरिकल्स बना करते हैं, जरा ध्यान रखिएगा इसका। ठीक, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट जो एक पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड वोल्टेज। ठीक, कितना वोल्ट देंगे तो कितना वेवलेंथ हमें मिल सकता है, ये बात यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं
ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है। यदि मैं इसे E से शो कर लूँ, मान लीजिए अकेला, तो भी मैं इसे हाफ mv स्क्वायर लिख सकता हूँ, या v स्क्वायर इज इक्वल टू 2e अपॉन m, या v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2e अपॉन m। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। ये लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। तो v का फॉर्मूला क्या आ रहा है, v आ रहा है अंडर रूट ऑफ 2e अपॉन m, तो यहाँ पर रख दीजिए अंडर रूट 2e अपॉन m। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, h अपॉन m और अंडर रूट ऑफ 2e m। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। तो यदि इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके सामने, सीधी सीधी ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me। क्लियर, तो एक बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन बनी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me, वेयर e रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। e यहाँ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि e को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शो करते हैं, e को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शो करते हैं, तो ये रिलेशन h इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mev भी शो किया जा सकता है। क्या, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mev से भी आप इसे शो कर सकते हैं। और यदि मैं यहाँ h, m और e इज व्हाट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब की वैल्यूज यदि मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, ठीक, h की वैल्यू रख दीजिए आप 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक, m की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर 9.1 इंटू 10⁻31 kg, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये सब रख के यदि सॉल्व करें तो यहाँ पे लैम्डा का एक फाइनल फार्मूला मेरे पास आता है 2.166 इंटू 10⁻9 अपॉन अंडर रूट ऑफ v। ठीक, यहाँ v वेलोसिटी नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ पर v जो है ये वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को बता रहा है। आ रही है बात समझ में, ठीक। तो ये है भाई रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी और रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड अप्लाइड वोल्टेज। क्लियर, बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है, ठीक, एक प्रकार से एप्लीकेशन है ये डी ब्रोगली रिलेशनशिप का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, काफ़ी पूछा जाता है। तीसरी यहाँ पर एक और जो बात निकल करके आती है, देखिए ध्यान से, वो होती है रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड बोहर मॉडल। बोहर ने क्या कहा था, बोहर ने कहा था mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स केवल वहाँ रिवॉल्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। ठीक है, ये बात हम लोग बोहर मॉडल में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। सो mvr इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल, एक होल नंबर वैल्यू से हम मल्टीपल करा हुआ है किसमें, h अपॉन 2π में। तो डी ब्रोगली का इससे क्या लेना देना, डी ब्रोगली बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है
ये मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर शेल में। दो डायग्राम से इसको बताने की कोशिश करता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन यदि पार्टिकल भी है ना, इलेक्ट्रॉन तो खैर पार्टिकल ही है, इलेक्ट्रॉन यदि वेव भी है तो वेव उसकी जो है हमेशा कैसी होगी, इन फेज होगी। इन फेज होना चाहिए वेव हमेशा, ठीक। यदि वो वेव नेचर शो नहीं करता, वो पार्टिकल अकेला बन जाता, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाती, आउट ऑफ फेज हो जाती। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर वेव है इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा क्या होना चाहिए, उसका इन फेज होनी चाहिए। वेव कैसी होनी चाहिए, इन फेज। और यदि वेव इन फेज है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ इन्वर्टेड कॉमा बना करके लिख लीजिए कि सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। यदि इन फेज है तो सरकमफेरेंस जो है ऑर्बिट की, circumference of the orbit means 2 pi r must be integral multiple of wavelength। ये सजेस्ट करा किसने, डी ब्रॉगली ने, कि यदि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो कर रहा है तो उसकी वेव हमेशा इन फेज होना चाहिए। और यदि वेव इन फेज है तो जो सरकमफेरेंस एक पर्टिकुलर ऑर्बिट का, ठीक, वो उसकी वेवलेंथ के क्या होना चाहिए, होल नंबर मल्टीपल या इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। अब लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन एम वी। तो लैम्डा की जगह h अपॉन एम वी रख दीजिए, तो 2 पाई r इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी। इज इट क्लियर, ठीक। तो एम वी का यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 पाई को नीचे पहुंचा दीजिए, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। नीचे देखिए वही की वही बात आई, ठीक। तो ये हो गया यहाँ पर कि डी ब्रॉगली रिलेशनशिप से हम एक बोहर के पोस्टुलेट को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि बोहर ने जो बात बोली थी वो सही बोली थी। क्लियर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है भाई, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए, न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जा रहा है, उसको आप देखिएगा, ठीक। उसमें लिखा ही होगा न्यूमेरिकल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एक और वीडियो रहेगा जिसमें ढेर सारी ग्राफिकल प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो वो वीडियो अलग से आप स्टडी करिए, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के तो फिजिकल केमिस्ट्री होती नहीं है भाई, है ना। न्यूमेरिकल्स तो हमें करना ही पड़ेंगे, और बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल की मैंने करवाई हुई हैं वहाँ पर उस वीडियो में, ठीक। सर्च करिए, वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ आपको एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत पूछा जाता है, और वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जबरदस्त प्रिंसिपल है भाई, बहुत प्यारी चीज़ है। और जब हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस देखते हैं, ठीक, और जब हम बोहर मॉडल के ड्रॉबैक्स देखते हैं, तो भी हमें पता पड़ता है कि बोहर मॉडल इज नॉट अकॉर्डेंस विथ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग बोल क्या रहा है, हाइजेनबर्ग ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे पॉइंट बताया हुआ है। उन्होंने कहा कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग बॉडी यदि है, जैसे इलेक्ट्रॉन है या कोई भी दूसरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग बॉडी यदि है, तो उस माइक्रोस्कोपिक मूविंग बॉडी की पोजीशन को हम यहाँ एक्स से शो करेंगे, और मोमेंटम को एक साथ फुल एक्यूरेसी से आप मेजर नहीं कर सकते। स्टेटमेंट क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ a moving microscopic particle simultaneously with full accuracy।
it is not possible to measure both the position and momentum of a moving microscopic particle simultaneously with full accuracy। मतलब एक साथ निकाल तो लोगे आप, मोमेंटम भी निकाल लोगे और पोजीशन भी निकाल लोगे, लेकिन उसमें एक्यूरेसी होने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक, मतलब पोजीशन में भी अनसर्टेनिटी रहती है, तो अनसर्टेनिटी के लिए यहाँ पे डेल साइन यूज करा, मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी रहती है, उसका भी डेल साइन यूज करा। और एक बहुत प्यारा सा फार्मूला उन्होंने इंट्रोड्यूस करा हुआ है जिसे हाइजेनबर्ग रिलेशनशिप कहा जाता है, दैट इज डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 फार्मूला नोट कर लीजिए, डेल एक्स डॉट डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 इट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, दैट इज प्रोडक्ट of uncertainty in position and uncertainty in momentum is always greater than or equal to h upon 4 ठीक, पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का यदि प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा h अपॉन 4 से ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा। ध्यान रखिएगा, ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है किसका, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का। और P मोमेंटम है, मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी को हम कैसा लिख सकते हैं यहाँ पर, डेल एक्स डॉट एम डेल वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 ठीक है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी हो सकती है, ठीक है ना, मास में अनसर्टेनिटी नहीं है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो डेल एक्स डॉट एम डेल वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 इसको डेल एम वी या डेल एम डेल वी नहीं लिखना है, याद रखना डेल पी को एम डेल वी आपको शो करना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब कुल मिलाकर के बात क्वेश्चंस को करने की होती है। दो टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है थ्योरेटिकल, जिसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पूछा जाता है या उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन पूछा जाता है। और दूसरी जो बात यहाँ पर निकल करके आती है वो होती है न्यूमेरिकल्स। मीन्स हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे देगा, कहेगा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लो, या हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दे देगा तो कहेगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैलकुलेट कर लो। कैसे करेंगे, एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक बताता हूं जिससे आप विद इन 10 सेकेंड उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक क्या है यहाँ, इसकी फर्स्ट ट्रिक, यदि मान लीजिए आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दी हुई है और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कैलकुलेट करने का बोला, तो मुझे h अपॉन 4 पहले से मालूम होना चाहिए कितना होता है। तो h अपॉन 4 h की वैल्यू आप पुट कर देंगे 6.626 इंटू 10⁻34 और 4 की वैल्यू रख देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे 0.527 इंटू 10⁻34। ठीक, तो ये वैल्यू मुझे डायरेक्ट याद हो गई, h अपॉन 4 की वैल्यू है 0.527 इंटू 10⁻34। सेकंड, यहाँ पर यदि मान लीजिए मुझे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दी है और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालने को बोलता है, या फिर मान लीजिए मुझे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दी हुई है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालने को बोलता है। ठीक, तो कुल मिलाकर के मुझे m का यूज़ करना पड़ेगा, मीन्स मास का यूज़ करना पड़ेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है तो ही इस ट्रिक को लगाइएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पुट करके हम इसे सॉल्व कर लें पूरा का पूरा, तो ये आएगा 0.579 इंटू 10⁻⁻⁴। 0.579 इंटू 10⁻⁻⁴। क्लियर। अब कैसे करते हैं, चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल यदि आप लोग लिखें मेरे साथ साथ तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी 100 पिकोमीटर
द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी 100 पिकोमीटर, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम। ठीक, अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दी हुई है, मतलब डेल एक्स दिया हुआ है मुझे कितना 100 पिकोमीटर दिया हुआ है, और मुझसे कहा गया है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकाल लीजिए। ठीक, मतलब मुझे डेल पी निकालना है, तो डेल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/4 डेल एक्स। ठीक, और मैं पहले से जानता हूँ h/4 की वैल्यू है 0.527 × 10⁻⁻34, और डेल x यानी ये हो जाएगा 100 × 10⁻⁻12। इज इट क्लियर? ठीक, उठा करके सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया आपका डेल पी। ठीक है, आंसर क्या आ गया यहाँ पर? डेल पी आ गया। ठीक, मान लीजिए सेम क्वेश्चन में रिपीट करता, मैं आपसे कहता द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 200 एंगस्ट्रॉम। द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 200 एंगस्ट्रॉम, देन कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी दी हुई है? मैंने आपको 200 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। ठीक, और आपसे कहा गया है इसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बताइए। तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी मींस डेल वी विल बी h/4 डेल एक्स। बोलो हाँ। ठीक, ये हो जाएगा h/4 डेल एक्स, और मैं पहले से जानता हूँ h/4 का वैल्यू कितना होता है? h/4 का वैल्यू होता है 0.579 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय डेल एक्स, दैट इज 200 × 10⁻⁻10। इज इट क्लियर? कितना आसान हो गया ना अब सब कुछ, है ना? सीधे सीधे उठा के वैल्यू रखिए, आंसर आ रहा है आपका, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट करके लिखते हैं, चलिए लिखिए। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड ऑफ लाइट, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड ऑफ लाइट विथ अनसर्टेनिटी 0.02%, uncertainty 0.02%, calculate uncertainty in its position, calculate uncertainty in its position। तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, आपको क्या दिया हुआ है? उसकी स्पीड जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है? 0.02% है, और हमसे कह रहा है कि क्या कैलकुलेट करिए? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैलकुलेट कीजिए। तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, सबसे पहले तो डेल वी निकाल लेंगे, मतलब 3 × 10⁸ का 0.02% निकालिए। कैसे निकाला जाता है? तो डेल वी इक्वल टू किसी का भी जितना परसेंट निकालना हो उतने से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। ये सिंपल सा तरीका होता है। ठीक, जितना भी परसेंटेज निकालना उससे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए इसको, है ना? तो ये आपका मेरे ख्याल से आ रहा है 6 × 10⁴ आएगा। 6 × 10⁴ किसकी वैल्यू आ गई? डेल वी की। बस अब डेल एक्स निकाल लीजिए। डेल एक्स इक्वल टू h/4 डेल वी, और h/4 हमें याद है 0.579 × 10⁻⁻4, इससे डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। कितना आसान है, ठीक है ना? एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि अनसर्टेनिटी अ मूविंग पार्टिकल हैविंग मास इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट विथ अनसर्टेनिटी 0%, सो डिटरमाइन अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है लेकिन अनसर्टेनिटी उसमें कितनी है? 0% है। ठीक, तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी होगी? ठीक, तो यहाँ इसी में बता दूँ, यहाँ पर क्या करेंगे आप? अनसर्टेनिटी कितनी है? 0%, तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो डेल वी कितना जाएगा आपके पास? 0, और जब डेल वी 0 आ जाएगा तो किसी में भी जब आप 0 से डिवाइड करेंगे
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर? तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट। इज इट क्लियर? ठीक, तो एक शीट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहां पर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आप करके देखिए, है ना, और उनके आंसर्स भी नीचे लिखे हुए हैं। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक लगाइएगा, लेकिन क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से करिएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आप करके देखिए अभी के अभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। क्लियर? ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट करते जाइए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, है ना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में सबसे पहले आपको पढ़ना है शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। ठीक, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एस ऑर्बिटल की जब आप बात करते हैं तो एस ऑर्बिटल के लिए एल मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 0। और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू यदि 0 है तो एम भी कितना होगा इसका, 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगी, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है मतलब एक सिंगल वैल्यू है, 0 अपने आप में एक सिंगल वैल्यू है। तो 0 यदि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है मतलब इसका एक सिंगल ओरिएंटेशन पॉसिबल होगा, और सिंगल ओरिएंटेशन केवल तब आ सकता है जब वो कैसा हो, स्फेरिकल हो। क्लियर? सो ऑल एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल। ठीक, सभी स्फेरिकल होते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी कैसी होती है इनके अंदर, सेम होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है। अब यहाँ यदि आप ध्यान से देखें इस डायग्राम के अंदर तो आपको नजर आ रहा होगा कि दो एस ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक, जैसे मान लीजिए 1s और 2s को हम ध्यान से देखें तो 2s ऑर्बिटल के बीच में आपको एक ऐसी जगह नजर आ रही है जहां कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से, 2s ऑर्बिटल के बीच में एक ऐसा स्पेस हमको नजर आ रहा है जहां कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। द रीजन और द स्पेस बिटवीन two orbitals where probability of finding of electron is 0, जहां कहीं कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है या इलेक्ट्रॉन मिलने की probability 0 होती है, उसे कहा जाता है नोड। क्या टर्म यूज करते हैं हम उसके लिए, नोड टर्म यूज करते हैं, NODE। ठीक, तो यहाँ पे ये जो आपको एक स्पेस नजर आ रहा है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। इज इट क्लियर? टोटल नंबर ऑफ नोड्स यदि आपको कैलकुलेट करना है, अब मैं बाद में बताऊंगा इसमें कि रेडियल या स्फेरिकल नोड्स या एंगुलर और प्लेनर नोड्स दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो यदि s ऑर्बिटल्स के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमें निकालनी है तो वो सिंपल रिलेशन से निकल जाएंगे, एंड दैट इज n-1। व्हाट इज n? n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और नंबर ऑफ शेल। मैंने आपसे कहा एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर्थ शेल, ठीक, फोर्थ शेल, देन टोटल नंबर ऑफ नोड्स विल बी, तो फोर्थ शेल में है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो जाएंगी उसके अंदर, 3। क्लियर? तो ये है शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। सिंपल सा कंसेप्ट है, आप सभी आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज देखिए यहां पर क्या आ रहा है, शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। All p orbitals are dumbbell shaped,
सभी के सभी p ऑर्बिटल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, डम्बल शेप्ड होते हैं, ठीक, डम्बल जैसे नज़र आते हैं वो। और इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है, या मैं यहाँ डायग्राम में भी इसको बना देता हूँ, ये इसके लोब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसके लोब कहलाते हैं। अब एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 2 ही होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ये जो डॉट 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 आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, ये डॉट 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 एक्चुअली क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड इट इज सेम इन बोथ लोब्स। दोनों लोब में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है वो कैसी है, सेम है। यदि कोई लोब एक्स एक्सिस पर है तो आप उसे क्या कहने वाले हैं, पी एक्स। वाई एक्सिस पे है तो क्या कहेंगे आप उसको, पी वाई। और जेड एक्सिस पे है तो आप उसे क्या कहेंगे, पी जेड कहेंगे। क्लियर? यदि हम ध्यान से देखें तो हमें नजर आ रहा है कि दोनों लोब के बीच में एक ऐसा स्पेस है जहां कहीं कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। So the part between two lobes where probability of finding of electron is 0 is known as what? It is known as nodal plane. इसे आप क्या कहेंगे, नोडल प्लेन कहेंगे। दो लोब्स के बीच की एक ऐसी जगह है जहां कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिल रहा है। क्या बोलोगे आप इसको, नोडल प्लेन बोलोगे। क्लियर है बात? तो px, py और pz 3 ऑर्बिटल्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और तीनों के तीनों कैसे हैं, डम्बल शेप्ड हैं। दो दो लोब हैं उनमें, और इन लोब में इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी है, सेम है। क्लियर? नेक्स्ट आएगा शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो डायग्राम आपको नजर आ रहा है सामने, ठीक। डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं डबल डम्बल शिफ्ट होते हैं, और डबल डम्बल शिफ्ट होते हैं। डी में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये डी के ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स हैं डी के अंदर, 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। अब सभी डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप्ड हैं, यानी दो दो डम्बल हैं उनके अंदर। दो दो डम्बल यदि हैं तो हमें देख करके क्या लगता है, डी एक्स वाई, तो ऐसा हम सोचने लगते हैं कि डी एक्स वाई मतलब एक डम्बल एक्स एक्सिस पे होगा, एक डम्बल वाई एक्सिस पे होगा। डी वाई जेड मतलब हम क्या सोचते हैं, एक डम्बल वाई एक्सिस पे, एक डम्बल जेड एक्सिस। और डी जेड एक्स में क्या सोचते हैं कि एक डम्बल जेड एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस पे। बस यही बात ध्यान रखनी है, इन तीनों डी ऑर्बिटल्स में लोब या डम्बल एक्सिस पर नहीं होते, ठीक। इन तीनों में जो लोब है या जो डम्बल हैं वो एक्सिस पर नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, बल्कि एक्सिस के बीच में होते हैं। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में जो लोब्स हैं या डम्बल हैं वो कहाँ पर होते हैं, एक्सिस पर होते हैं। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक एक्स एक्सिस पे, दूसरा वाई पे, और डी जेड में दोनों के दोनों जेड पे हैं, एक आगे और एक पीछे। इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखना। किसी भी सबशेल की यदि आप बात करते हैं, पी सबशेल की बात कर लें या डी सबशेल की बात कर लें, तो याद रखिएगा किसी भी सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। किसी भी सबशेल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है, और वो आपस में कहलाते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। क्या कहलाते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं। पर 12th में आप एक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि जब ट्रांजिशन मेटल्स मतलब डी ब्लॉक मेटल्स किन्हीं कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी डीजनरेसी स्प्लिट हो जाती है, मतलब डीजनरेसी खत्म हो जाती है, ऑर्बिटल्स अलग अलग एनर्जी लेवल के होने लगते हैं।
और जब ऑर्बिटल्स अलग अलग एनर्जी लेवल के होते हैं तो ये तीन ऑर्बिटल्स dxy, dyz और dzx जिनमें लोब एक्सिस पे नहीं है, ये तीन अलग हो जाते हैं और dx² y² और dz² जिनमें लोब एक्सिस पर हैं, ये दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, इनकी तीनों की एनर्जी अलग हो जाती है, इन दोनों की एनर्जी अलग हो जाती है। इन तीनों को कहा जाता है, याद कर लीजिए अभी की अभी, T2G और इन दोनों को कहा जाता है EG। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल टर्म्स हैं। ठीक, तो आपको ऐसे फुल फॉर्म ऐसे नहीं याद रखना है कि T का कोई मतलब 2 का कुछ, G का कुछ, इसको ऐसे याद रखना है, ट्रिपली डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक, क्या कहा जाता है इनको? ट्रिपली डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। और ट्रिपली डीजनरेटेड ऑर्बिटल में कौन कौन आते हैं? dxy, dyz और dzx। फिर इन्हें क्या कहा जाता है? EG को कहा जाता है डबली डीजनरेटेड ऑर्बिटल। दो ऑर्बिटल विथ सेम एनर्जी, डबली मतलब 2 और डीजनरेटेड मतलब सेम एनर्जी वाले। तो EG का फुल फॉर्म है डबली डीजनरेटेड ऑर्बिटल और इसमें कौन कौन आते हैं? dx² y² और dz²। इज इट क्लियर? तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, कृपया करके इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब इसमें एक और बात याद रखो कि जो ये डॉट 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 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। तो dz² की जब आप बात करते हैं तो dz² में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो डोनट शेप्ड होता है। डोनट समझते हो ना? तो dz² में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डोनट शेप माना जाता है, जबकि बाकी चारों में जो इलेक्ट्रॉन शेप है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो क्लोवर लीफ शेप माना जाता है। कैसा? क्लोवर लीफ शेप। तो ये बहुत ही प्यारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि किस में डोनट शेप्ड होता है और किस में क्लोवर लीफ होता है। तो ये 1, 2, 3 और 4 में क्लोवर लीफ है, जबकि dz² को कैसा माना जाएगा? डोनट शेप्ड। क्लियर? नोट कर लीजिए, एक बहुत ही प्यारी सी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। क्लियर है बात? ठीक, चलिए आखिरी बात जो यहाँ पर निकल करके आती है वो होती है नोट्स। नोट्स में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ऐसा स्पेस है, ऐसा रीजन, ऐसा जोन है जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी 0 है। तो हमसे दो बातें पूछी जाती है। हमसे पूछा जाता है रेडियल या स्फेरिकल नोट या प्लेनर और एंगुलर नोट। तो यदि पहली बात हमसे यहाँ पर पूछता है टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोट्स, टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोट्स यदि आपसे पूछा गया है तो आप ट्रिक लगाएंगे n-l-1। टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोट्स यदि पूछा गया है तो ट्रिक लगेगी n-l-1। और यदि मुझसे वहां पे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ प्लेनर और एंगुलर नोट्स, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेनर और एंगुलर नोट्स पूछा गया है तो वहां पे ट्रिक क्या लगेगी? सीधे L, एजीमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल होती है। ठीक। और तीसरी बात यहां पूछी जाती है टोटल नंबर ऑफ नोट्स। अब टोटल नंबर ऑफ नोट्स यदि पूछा गया है तो n-l-1 प्लस L। ठीक, तो फाइनल रिलेशन क्या आ जाएगा? n-1। क्लियर? जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल फर्स्ट, मुझसे कहा गया 4s में टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल रेडियल नोट्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ प्लेनर और एंगुलर नोट्स बताइए और टोटल नंबर ऑफ नोट्स बताइए 4s के लिए। तो 4s के लिए तो n इज इक्वल टू कितना हो गया है? 4 और l इक्वल टू कितना होगा? 0।
बस उठा करके वहाँ पे टिक लगा दीजिए आपकी। तो प्लेनर या एंगुलर नोड नहीं होगी 4s में, क्योंकि L 0 है, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी आ जाएंगी 3। पर मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दे देता 3p। अब 3p यदि दे देता तो आपको तुरंत समझ में आएगा 3p के लिए n इज इक्वल टू कितना है 3 और l इज इक्वल टू कितना है 1, ठीक। तो 3 माइनस 1 माइनस 1, ठीक। इससे आपको मिल जाएगी रेडियल और स्फेरिकल नोड। और l इक्वल टू 1 है तो प्लेनर या एंगुलर नोड भी कितना हो गया 1। और टोटल नंबर ऑफ नोड n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 2। इसमें से एक रहेगी उसमें स्फेरिकल नोड और दूसरी रहेगी प्लेनर नोड। क्लियर है बात, ठीक। तो ये हुआ भाई आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी कंप्लीट थ्योरी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। अगले 2 से 3 वीडियोस जरूर देखिएगा, इसमें मैं ढेर सारे न्यूमेरिकल्स और ग्राफ की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इज इट क्लियर? थैंक यू।